तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज़ ए डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। यानी कि अगर आप कभी भी शॉप पर जाते हैं और आप अगर एक सामान खरीदते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपको पेन खरीदना है, एक पेन खरीदेंगे तो आपको जो दुकानदार है वो उसी प्राइस पे देगा। बट लेकिन अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो उस केस में क्या आता है, जो सेलर है वो आपको डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू परचेजर हु फर्दर सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर, ठीक है। अब इसमें खास क्या है, खास ये है कि जब भी हम बिल बना रहे होंगे तो उस केस में हम ट्रेड डिस्काउंट हम पहले ही माइनस कर देंगे। मतलब ट्रेड डिस्काउंट की ना एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने ये पेन अगर 10 रुपये का ख़रीदा है और मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है 2 रुपये का, तो एंट्री सिर्फ 8 रुपये की होगी, बस 2 रुपये की एंट्री नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है, कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब कई बार होता है, कई बार जो सेलर है ना वो खुद ही प्रमोशन कर रहे होते हैं कि ये 10 रुपये पेन 8 रुपये में ले जाइए, 10 रुपये का पेन 8 रुपये में ले जाइए, ठीक है। तो उस केस में जो 2 रुपये जो आपको छूट मिली है, हाँ, उसकी एंट्री होगी, उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज प्रमोट और अर्ली पेमेंट, ठीक है। मतलब लोगों को इनकरेज खरीदने के लिए कि हाँ कि आप खरीदो, या फिर आप जल्दी, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन वो पेमेंट टाइम पे नहीं देते, तो इसलिए क्या, तो उनको इनकरेज करने के लिए कैश डिस्काउंट दे जाता है, तो इसकी एंट्री होगी, ठीक है। यानी अगर आपने 10 रुपये पेन खरीदा है, 2 रुपये की छूट, आपको 2 रुपये का आपको कैश डिस्काउंट मिला है, तो पूरे 10 रुपये की एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंट्रीज देखनी है कैसे कैसे होगी। देखिए, व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव, मान लेते हैं कि हमको कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, कैश डिस्काउंट हमको किससे रिसीव हुआ होगा। अब कोई क्रेडिटर है, ठीक है, जिसको हमें पैसे देने थे, ठीक है। अब वो आया वो हमसे हम पैसे मांग रहा है, ठीक है, और उसने बोला कि देखो मुझे तुमसे 1 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, लेकिन तुम मुझे 1 लाख रुपए मत दो। अगर तुम अभी पेमेंट कर देते हो ना, अगर तुम अभी पेमेंट कर देते हो तो मैं तुम्हें 20,000 की छूट दे दूँगा, ठीक है। अगर तुम अभी पेमेंट कर देते हो तो मैं तुम्हें 20,000 की छूट दे दूँगा। तो क्रेडिटर का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी का नेचर होता है, मतलब क्रेडिट नेचर होता है। तो अगर हमें उसे ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 1 लाख रुपये से, ठीक है। और अब देखिए, हमारे पास से पैसा कितना गया, हमारे पास से पैसा गया 80,000 रुपये, और 20,000 रुपये हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट। क्या मिल गया हमको? डिस्काउंट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। एक डेटर था जिससे हमें पैसे लेने थे, ठीक है। हमने उससे बोला कि देख, अगर तू अभी पेमेंट दे देगा ना तो हम तो ये डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। मान लेते कि उससे 10,000 रुपये लेने थे और हमने उससे बोला कि अगर तू अभी पेमेंट करेगा तो हम तो ये 1,000 रुपये की छूट दे देंगे। तो देखिए, हमारे पास कैश कितना आएगा, फिर 9,000 रुपये आएगा, और डिस्काउंट हमने अलाउ किया, मतलब एक तरह हमारा वो लॉस है, ठीक है। कितने का हुआ है वो? 1,000 रुपये का हुआ है। और डेटर से हमें कितने लेने थे, हमें 10,000 लेने थे, तो उसका अकाउंट 10,000 से ख़त्म हो गया, ठीक है। आई थिंक ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं बैड डेट्स की तरफ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पैसा उधार देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसमें से पैसा हमें वापस दे देते हैं और कुछ लोग पैसा वापस नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो पैसा हमको वापस नहीं मिल पाता है, ठीक है, या फिर वो बंदा दे ही नहीं रहा, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं उसको? बैड डेट्स, यानी ऐसा डेट जो कि बैड है, मतलब बुरा है, ठीक है। इफ़ एन अमाउंट से ऑफ क्रेडिट सेल्स इज़ नॉट रिकवेबल और इज़ पार्शली रिकवेबल, मतलब कि हो सकता है कि आपने 1 लाख का माल आपने बेचा, ठीक है, आपने किसी को बेचा था, लेकिन वहाँ से 50,000 रिकवर हुए और 50,000 रिकवर नहीं हुए, ठीक है। तो जो 50,000 हमारे डूब गए वो हमारे क्या होंगे, वो बैड डेट्स होंगे, ठीक है।
तो जब हमारा पैसा पूरा डूब जाता है, व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, तो उस केस में एंट्री ये होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्योंकि देखो अब वो डेटर तो पैसा देगा नहीं, तो इसलिए अकाउंट उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना बैड डेट हम अपना बढ़ा लेंगे, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट जब हमारा पैसा डूब जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैड डेट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा लॉस है, ठीक है। लॉस जब भी बढ़ता है, लॉस या फिर एक्सपेंस जब भी हमारा बढ़ेगा तो वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। और डेटर हमारा असेट था, ठीक है। अब असेट जब कम होती है तो वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि हमें थोड़ा बहुत पैसा रिसीव हुआ, थोड़ा बहुत पैसा रिसीव नहीं हुआ, मतलब कि 1 लाख रुपए हमने दिए थे, 1 लाख रुपए का हमने किसी को माल बेचा था, उसमें से 50,000 रिसीव हो गए, 50,000 रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो यानी कि देखो हमारे पास कैश, या तो अगर कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर चेक से पैसा आया तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से, 50,000 से, ठीक है। और हमारा कितना पैसा डूब गया, 50,000 हमारा डूब गया, ठीक है। और उस बंदे से पैसे कितने लेने थे, 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री आपको समझ में आई। देखो ये एंट्री आपको समझना ज़रूरी है, ये कुछ खास एंट्रीज हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें पूरा पैसा रिकवर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तो हमको आधा पैसा रिसीव हुआ था, आधा रिसीव नहीं हुआ था। अब मान लेते हैं हमें पूरा पैसा रिसीव हो गया, तो सिंपल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास कैश आ रहा है तो यानी कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। पहले क्या हुआ था, पहले हमारा पैसा डूब गया था तो हमने ये वाली एंट्री करी थी, ठीक है। अब हमारा पैसा रिकवर हो गया है, मतलब वो बंदा आ गया बोले बटके वापस, वो कह रहा है ठीक है यार ले लो पैसा वापस। तो यहाँ पर हम अब 2 में डेटर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2 में करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ध्यान रहे जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होगा तो यहाँ पर हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट करेंगे, डेटर अकाउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, मान लेते हैं गुड्स हमने चैरिटी के तौर पे किसी को दे दी या फिर किसी को हमने डोनेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट। अगर चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और अगर डोनेशन करी तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। 2 में परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज क्यों आएगा, क्योंकि हमने गुड्स दिए हैं, हमारे बिजनेस के जो गुड्स दिए हैं। जब भी हम अपने बिजनेस के गुड्स देंगे किसी को तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैम्पल, जो अच्छा जो सैम्पल वाली एंट्री थी वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई दी थी कि एडवर्टीजमेंट और सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो इसमें तो कोई एंट्री, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ ये एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, जहाँ हमारे बिजनेस का जो माल था यानी स्टॉक जो था ना, अब वो उसका हमें लॉस हो गया है। लॉस 2 तरीके से हो सकता है, या तो हमारा चोरी हो गया हो, या तो वो जल गया है, या फिर वो मतलब ख़राब हो गया है, जो मर्जी हो गया है, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय, अगर चोरी हुआ है तो बाय थेफ्ट, और अगर आग लगी है तो बाय फायर, ठीक है ना। और अगर डैमेज हुआ है या फिर कुछ भी तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डैमेजिंग, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब अगर अगेन यहाँ पे हम परचेज अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, गुड्स क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारे, मैंने आपको बताया ना, हम गुड्स नहीं लिखते, हम परचेज लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने उस स्टॉक का ना हमने इंश्योरेंस करा रखा था, हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो हम क्या गए, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और हमने कर दिया क्लेम, ठीक है। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस, ठीक है। तो उस केस में हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और क्लेम करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्लेम करेंगे तो सिंपल ही बात है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये तो हमारा लॉस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें पैसा देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्या हो गया है, मतलब वो हमारी क्या बन गई है, एसेट बन गई है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, और ये लॉस हम अपना ख़त्म कर देंगे। लॉस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अकाउंट डेबिट था हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, मान लेते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने हमें पूरा अमाउंट दे दिया, मतलब हमारा 1 लाख का लॉस हुआ था, पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इंश्योरेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमारी क्या थी, डेटर थी, लेकिन अब उसने पैसा दे दिया तो उनका अकाउंट हम क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो भाई कुछ पैसा नहीं देती हैं और कुछ पैसा देती हैं, तो उस केस में क्या होगा, जितना पैसा हमको रिकवर हो गया उतना पैसा हम अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और जो पैसा रिकवर नहीं हुआ है हम दोबारा से अपना लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट हम अपना डेबिट कर लेंगे और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अकाउंट हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, अगर इनके समय पूरी पेमेंट नहीं मिली है तो। और ड्रॉविंग्स के बारे में मैंने तो आपको बता रखा है, ठीक है। ड्रॉविंग्स का मतलब क्या है, अमाउंट और गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर मतलब यहाँ पे कौन है, देखिए जब एक बिज़नेस का सिंगल ओनर होता है ना तो उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है। बस वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो उसके इसमें हम क्या बोलते हैं, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। और अब यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो पैसा निकाला है तो गुड्स निकाले हैं, ठीक है। देखिए अगर कैश निकाला है तो सिंपल सी एंट्री क्या होगी, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और गुड्स निकाला है तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जब भी हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे तो सिंपल सी एंट्री क्या होगी कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर हमने कैश में ख़रीदा है तो। अगर हमने उधार में ख़रीदा है तो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, ठीक है, टू सप्लायर्स अकाउंट, अगर हमने उधार में ख़रीदा है तो। अब यहाँ पे अगर हमने बेचा है, ठीक है, टू ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारी जो एसेट थी वो 1 लाख रुपए की थी, हमने उसको 1.5 लाख रुपए की बेची। कितने की बेची, 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो कैश या बैंक में हमारे पास कितना आएगा, 1.5 लाख रुपये आएगा। वो एसेट हमारी कितने की थी, 1 लाख रुपए की, और उस एसेट पे हमको गेन हुआ है कितने का, 50,000 का, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि 1 लाख की एसेट थी और 1 ही लाख की बेची है, तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और केस लेके चलते हैं कि मान लेते हैं 1 लाख की एसेट थी लेकिन हमने उसको 90,000 का बेचा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर ये एंट्री होगी कि कैश या बैंक अकाउंट कितने से, 90,000 से, ठीक है। और ये हटा देते हैं पहले, ठीक है। देखिए एंट्री ऐसे होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000 आ जाएगा, और टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। समझ में आ गया ना एंट्री कैसे होगी। तो इस तरीके से एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो। देखिए अब मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए हमने कैश में एसेट को बेचा है, 1 लाख की एसेट है, 1 लाख का बेचा है, तो सिंपल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगर प्रॉफिट में बेचा है तो फिर एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और अगर लॉस हुआ है तो फिर ये वाली होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमने उधार में माल बेचा है, मतलब उधार में हमने एसेट बेची है, ठीक है, तो आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, परचेजर्स जो जिस बंदे को माल बेच रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे रमन को माल बेच रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, और टू आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगर प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो फिर प्रॉफिट की एंट्री, और अगर लॉस में बेच रहे हैं तो लॉस की एंट्री, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब कुछ कई बार होता है कुछ मिसलेनियस या फिर कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए सन्ड्री का मतलब क्या होता है, मिला जुला। तो जब भी वर्ड सन्ड्री आ जाए, ठीक है, किसी वर्ड के आगे, जैसे सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया, तो यानी सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या है, कुछ मिले जुले खर्चे, ठीक है। अगर हमारे कुछ खर्चे हुए तो सिंपल बात है वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और हमने उनकी अगर पेमेंट कैश में करी तो हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अगर सेंट्री डेटर है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसमें बहुत सारे डेटर्स मिले जुले हुए हैं, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट हमें दे रखा है। तो आई होप आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री से रिलेटेड, ताकि आपको ये जनरल एंट्रीज और अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती हैं तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे आप ना तो आप लेज़र बना पाएंगे, ना तो आप वाचर वगैरह बना पाएंगे, ना तो आप जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है ना तो वो कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री मेन है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।